नमस्कार दोस्तों, आरपीएससी एस्पिरेंट्स में आप सभी का स्वागत है। एम्ब्रियोलॉजी की क्वेश्चंस को अपन लगातार डिस्कस कर रहे हैं और आज अपन गैस्ट्रुला और ब्लास्टुला से रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखो, आर्केंट्रियोन गुहा पाई जाती है। आप सबको पता है कि आर्केंट्रियोन गुहा है वो गैस्ट्रुला में पाई जाती है, तो 2 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। ब्लास्टुला के अंतर्गत जो ब्लास्टोसील कैविटी होती है वो गैस्ट्रुलेशन के दौरान आर्केंट्रियोन कैविटी में बदल जाती है, तो 2 नंबर यहाँ पर सही हो गए। ये क्वेश्चन MPPMT 2002 में पूछा गया था, यही क्वेश्चन RPMT में पूछा गया और यही क्वेश्चन रिपीट हो गया फर्स्ट ग्रेड में। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट ग्रेड के दौरान लगभग 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं गैस्ट्रोला से रिलेटेड। पहला तो यही था, थोड़ा सा अलग था। पूछा किस तरीके से गया था कि आर्केंट्रियोन गुहा का निर्माण होता है, वो इस तरीके से पूछा गया था और उसका आंसर हो गया गैस्ट्रुला। और दूसरा क्वेश्चन था कि ब्लास्टोपोर युक्त भ्रूण कहलाता है, तो ये गैस्ट्रुला कहलाता है। और तीसरा क्वेश्चन ये था कि वह प्रवास था जिसमें विकासशील भ्रूण के विभिन्न भावी भाग सतह पर अपना फाइनल स्थान ग्रहण कर लेते हैं, क्या कहलाता है भाई? ये भी गैस्ट्रुला कहलाता है। गैस्ट्रुला में क्या होता है कि जो विकासशील भ्रूण होता है वो अपनी फाइनल स्थान अपना ग्रहण कर लेता है। तो ये 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तीनों क्वेश्चन मैंने आपको एम्ब्रियोलॉजी का जो फर्स्ट वीडियो था ना क्वेश्चंस का, उसमें करवा दिए थे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देखो, गैस्ट्रुला भवन के लिए सही नहीं है, जो सही नहीं है वो बताना है। तो देखो आर्केंट्रियोन बनती है, ये बात तो सही है, आर्केंट्रियोन बनती है। सभी जनन स्तर भी बनते हैं, ये भी सही है। संरचनात्मक गतियाँ होती हैं, ये भी सही है। सही नहीं है, ब्लास्टोमियर्स व गैस्ट्रोसील नष्ट होते हैं। ब्लास्टोमियर और गैस्ट्रोसील नष्ट नहीं होते, तो होता क्या है? देखो ये क्या है, ब्लास्टुला है, यहाँ गैस्ट्रुलेशन की प्रोसेस हुई और ये यहाँ से ये जो ब्लास्टोमियर है ये इस तरीके से अंतर्वलित हो जाते हैं। अंतर्वलित होकर के ये तो आर्केंट्रियोन कैविटी बन जाती है और ये क्या होता है, हाइपोब्लास्ट बन जाती है। और हाइपोब्लास्ट आगे चल करके आप सबको पता है कि मीजोडर्म और एंडोडर्म बनाती है। तो नष्ट कहाँ हो रहे हैं? तो ये यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, और ये क्वेश्चन देखो झारखंड 2003 और RPMT 2002 में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, मेंढक के परिवर्तन में गैस्ट्रुला भवन प्रक्रिया में होता है, और ये क्वेश्चन पूछा गया UPCPMT 2001 में। ठीक है, ऑप्शन देखो यहाँ पर, एपिबोली भी मेंढक के परिवर्तन के दौरान जो गैस्ट्रुलेशन प्रक्रिया होती है तो उसमें एपिबोली भी होता है, उसमें एम्बोली भी होता है, उसमें इनवेजिनेशन भी होता है, और ये उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और एपिबोली से आपको पता है कि एक्टोडर्म का निर्माण होता है, एम्बोली से मीजोडर्म और एंडोडर्म का निर्माण होता है, और एम्बोली के अंतर्गत ही इनवेजिनेशन आता है, और मेंढक में इनवेजिनेशन के द्वारा मीजोडर्म का निर्माण होता है। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, याद करनी है। अगला क्वेश्चन देखो, गैस्ट्रुला भवन में क्या बनते हैं? तो आप सबको पता है कि गैस्ट्रुला भवन में क्या बनते हैं, एंडोडर्म भी बनता है, मीजोडर्म भी बनता है, और एक्टोडर्म और एंडोडर्म। और अगला ऑप्शन देखो, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, तो ये तीनों ही बनते हैं, तो यहाँ पर 4 नंबर सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया झारखंड 2005 और CBSE 1990 में। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर 4 नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गैस्ट्रुला भवन में किसका निर्माण होता है? ये क्वेश्चन पूछा गया RPMT 2004 में पूछा गया। आप सबको पता है कि गैस्ट्रुला भवन में किसका निर्माण होता है? आर्केंट्रियोन का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ब्लास्टोपोर किसका छिद्र है? इजी और सिंपल। देखो इजी और सिंपल से ही क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं गैस्ट्रुला से, तो आप सबको पता है कि आर्केंट्रियोन में ब्लास्टोपोर छिद्र पाया जाता है। ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है भाई, ये क्वेश्चन फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा गया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, और यही क्वेश्चन CBSE 2002 में भी पूछा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, परिवर्धन की किस अवस्था में भ्रूणीय कोशिकाएं गति जननिक स्तरों का निर्माण करती हैं? किसका निर्माण करती हैं? जननिक स्तरों का। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है RPMT में। ठीक है, और आप सबको पता है कि जो भ्रूणीय कोशिकाएं गति के जो जननिक स्तर हैं वो गैस्ट्रुला में बनते हैं, तो यहाँ पर 3 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गैस्ट्रुला भवन के समाप्त होने की पहचान है, और ये क्वेश्चन पूछा गया CBSE 1993 में। तो ऑप्शन देखो, कोरक गुहा का लुप्त होना,
कोरक गुहा यानी ब्लास्टोसील लुप्त हो जाती है गैस्ट्रुलेशन के दौरान। तो ये बात तो सही है, जो ब्लास्टोसील कैविटी है वो किस में बदल जाएगी, आर्केन्चोन कैविटी में बदल जाती है। इसका मतलब ब्लास्टोसील कैविटी तो क्या हो गई, नष्ट हो गई, उसकी जगह किसने ले ली, उसकी जगह आर्केन्चोन कैविटी में ले ली। ठीक है, तो ये पहली बात तो सही है। और अगली बात देखो, आर्केन्ट्रियोन का लुप्त होना, आर्केन्ट्रियोन लुप्त कहाँ होती है, वो तो बनती है। ठीक है, और अगला देखो, कोरक मुख का बंद होना, कोरक मुख यानी ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर तो बंद नहीं होता, तो ये भी गलत है। तंत्र के नाल का बंद होना, ये भी गलत है। गैस्ट्रुलेशन के दौरान क्या होता है, न्यूरिलेशन की प्रोसेस तो स्टार्ट होती है, यानी न्यूरिलेशन से क्या बनता है, न्यूरल ट्यूब बनती है। ठीक है, तो ये तो यहाँ पर गलत बात बोल दी इसने, तो पहली बात बिल्कुल सही है, यानी पहला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, चूहों में गर्भकाल यानी गेस्टेशन जो पीरियड होता है, तो चूहों में आप सबको पता है जो गेस्टेशन पीरियड होता है वो 21 का होता है, 21 डेज का होता है, तो 2 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, न्यूरुलेशन के दौरान किसका विकास होता है, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान न्यूरुलेशन स्टार्ट हो जाता है और क्लीवेज क्या हो जाता है, स्टॉप हो जाता है, तो ये ध्यान रखना है आपको। तो न्यूरुलेशन के दौरान किसका विकास होता है, ऑप्शन देखो, न्यूरॉन्स, ये तो सही नहीं है, न्यूरल ट्यूब, हाँ ये बिल्कुल सही आंसर है, न्यूरल ट्यूब का विकास होता है न्यूरुलेशन के दौरान। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मानव भ्रूण में आद्य रेखा, आद्य रेखा मतलब प्रीमिटिव स्ट्रिक, प्रसव से किस समय पश्चात उत्पन्न होती है, तो ये जो प्रिमिटिव स्ट्रिक है वो प्रसव के 3 सप्ताह पश्चात उत्पन्न होती है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, मानव भ्रूण को फीटस कहते हैं, ऑप्शन देखो, निषेचन के पश्चात, तो ये तो सही नहीं है, और गैस्ट्रुला भवन के पश्चात, हाँ ये बिल्कुल सही है, सही बात है कि मानव भ्रूण को फीटस गैस्ट्रुला भवन के पश्चात कहते हैं, तो 2 नंबर यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, गैस्ट्रुलेशन की सरलतम आकारिकी गति है, कौन सी गति है जो सबसे सरल है, तो देखो, अंतर्वलन यानी इनवेजिनेशन, अभिसरण यानी कॉन्वर्जेंस, और तीसरा है अपसरण यानी डाइवर्जेंस, और चौथा है अंतर्वेशन यानी अंतर्वेशन, इनवॉल्यूशन। तो इसमें जो सबसे सरल है वो इनवेजिनेशन है, कौन सी है, इनवेजिनेशन, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, भ्रूणीय परिवर्तन के दौरान कौन सी अवस्था सबसे अधिक संवेदनशील होती है, जबकि जन्मजात दोष उत्पन्न होने की संभावना वहाँ पर क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट की कौन सी स्टेज है जो सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है, तो वो सबसे ज़्यादा जो सेंसिटिव होती है वो गैस्ट्रुला अवस्था तक का जो समय होता है वो काफ़ी ज़्यादा संवेदनशील होता है, और उसमें जन्मजात दोष उत्पन्न होने की संभावनाएं बनी रहती हैं, तो यहाँ पर 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, जंतु परिवर्तन में कोशिका गतियां मुख्यतः किस अवस्था में होती हैं, तो किस अवस्था में होती है, ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन देखो, मोरूला, मोरूला को अपन तूतक भी बोलते हैं, गैस्ट्रुला को कंदुक बोलते हैं, ब्लास्टुला को कोरक बोलते हैं, और चौथा ऑप्शन है न्यूरोला। तो जो जंतु परिवर्तन में जो कोशिका गतियां हैं वो गैस्ट्रुला के दौरान होती है, तो यहाँ पर 2 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, अध्यारोहणी गतियां यानी एपीबोली किन संभावी कोशिकाओं में होती हैं, तो एपीबोली से आपको पता है एक्टोडर्म का निर्माण होता है, तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ब्लास्टोपोर की गैस्ट्रुला में स्थिति का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, देखो यहाँ पर एक बार, ये क्या है, ये आपको पता है गैस्ट्रुला है, ठीक है, और ये क्या है, ब्लास्टोपोर, तो इस ब्लास्टोपोर की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन देखो यहाँ पर, शुक्राणु प्रवेश स्थल द्वारा, हाँ शुक्राणु प्रवेश स्थल द्वारा ही गैस्ट्रुला में ब्लास्टोपोर की स्थिति का क्या होता है, निर्धारण होता है, तो ये पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, सरीसृप व पक्षियों में किस आकारिकी गति द्वारा हाइपोब्लास्ट का विकास होता है, तो किसका पूछा है, सरीसृप और पक्षियों में पूछा है, तो डी लैमिनेशन के द्वारा हाइपोब्लास्ट का विकास होता है, और हाइपोब्लास्ट से आपको पता ही है किसका निर्माण होता है, मीजोडर्म और एंडोडर्म का होता है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, देखो एक्स्ट्रा फैक्ट करके कुछ चीज़ें लिखी हैं, ये आपको ध्यान रखनी है। वैसे तो हम जब फाइलम पढ़ेंगे तो ये चीज़ें आएंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ब्लास्टोपोर से अगर एनएस का निर्माण होता है तो इसे ड्यूटेरोस्टोम्स कहा जाता है, ठीक है। और इकाइनोडर्मेटा और हेमिकोडेटा और कोडेटा में क्या होता है कि ब्लास्टोपोर के द्वारा एनएस का निर्माण होता है, इस कारण ये क्या होते हैं, ड्यूटेरोस्टोम्स होते हैं। अगला देखो, ब्लास्टोपोर से अगर माउथ का निर्माण होता है तो इसे क्या कहते हैं अपन, प्रोटोस्टोम्स कहते हैं। एग्जाम्पल देखो, एस्केहेलमंथीज, एनिलिडा, मोलस्का और ऑर्थोपोडा, ठीक है। तो इन सब में ब्लास्टोपोर के द्वारा माउथ का निर्माण होता है, ठीक है। देखो, इनसे एक क्वेश्चन था इनसे रिलेटेड, इसलिए मैंने इसको ऐसे बिना क्वेश्चन बना करके एक्स्ट्रा फैक्ट करके लिखा है, ये आपको ध्यान रखना है। वैसे तो ये रिपीट होंगी ये चीज़ें जैसे ही अपन आगे चलेंगे तब। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लास्टोपोर के पर्स ओस्ट यानी डोर्सल लिप से ब्लास्टोमियर का लुढ़कना यानी टर्निंग और रोलिंग क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाता है आपको पता है ना, ये इनवॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। यानी 2 नंबर यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें क्या होता है कि जो ब्लास्टोमियर होते हैं ना वो रोल करते हैं, जो ब्लास्टोमियर होते हैं ना वो इस तरीके से रोल करते हैं, ठीक है। तो ये इनवॉल्यूशन कहलाता है। वैसे ये चीज़ें आपको मैंने करवा दी हैं थ्योरी के अंतर्गत, है ना। अगला देखो, अब यहाँ से ब्लास्टोला से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखो, कौन सी अवस्था में भ्रूण का भावी मानचित्र बनाते हैं? तो आप सबको पता है कि ब्लास्टोला में भ्रूण का भावी मानचित्र बनाते हैं। और फाइनल स्टेज भ्रूण ग्रहण कर लेता है, वो कौन सा है, वो गैस्ट्रोला है, ठीक है। कीटो का ब्लास्टोला कहलाता है, पेरी ब्लास्टोला कहलाता है। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा कि कीटो का जो ब्लास्टोला है उसको पेरी ब्लास्टोला कहते हैं। और ये आपको मैंने इस तरीके से डायग्राम बना करके भी दिखाया था, ठीक है। ये माइक्रोपाइल होता है और ये यहाँ पर योक में होता है, इधर यहाँ पर न्यूक्लियस पाया जाता है परिधि की तरफ। इसकी वजह से यहाँ पर सुपरफिशियल मीरोब्लास्टिक क्लीवेज होता है। और ये वाला माइक्रोपाइल है, बीच में योक है, और ये जो डर्म है इसको पेरीडर्म बोला जाता है, ये जो ब्लास्टुला है इसको पेरीब्लास्टुला बोला जाता है। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखो, बार बार विदलनों के फलस्वरूप कोशिकाओं की ठोस गेंदनुमा संरचना कहलाती है। तो आप सबको पता है ये ठोस नुमा संरचना क्या कहलाती है, मोरूला कहलाती है। मोरूला की जो स्ट्रक्चर होती है वो सॉलिड होती है, ठीक है। तो ये मल्टी सेलुलर सिंगल लेड होता है मोरूला, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एम्फीब्लास्टुला पाया जाता है। तो आप सबको पता है कि जो एम्फीब्लास्टुला है वो मेंढक में पाया जाता है, ठीक है। मेंढक का क्या है, ये अंडा है। और इधर आपको पता है कि इधर ये जो ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं छोटे आकार के पाए जाते हैं यानी माइक्रोमियर टाइप के, और इधर थोड़े बड़े यानी मैक्रोमियर टाइप के ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं। 2 तरीके के ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं यहाँ पर। और इसकी वजह से इसका जो मेंढक का जो ब्लास्टुला होता है वो क्या कहलाता है, एम्फीब्लास्टुला कहलाता है, ठीक है। ये एनिमल पोल है इधर, और इधर ये क्या है, वेजिटल पोल है। एनिमल पोल की तरफ छोटे आकार के ब्लास्टोमियर और इधर थोड़े बड़े आकार के ब्लास्टोमियर पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सुमेलित नहीं है, जो सुमेलित नहीं है वो देखना है। सीलोब्लास्टुला ये तो सही है, एम्फिओक्सिस में सीलोब्लास्टुला पाया जाता है। स्टीरियोब्लास्टुला नेरिच यानी एनिलिडा में, तो एनिलिडा में स्टीरियोब्लास्टुला ही पाया जाता है, तो ये भी सही है। डिस्कोब्लास्टुला पक्षियों में डिस्कोब्लास्टुला पाया जाता है। बताया था ना कि जो बर्ड्स होते हैं यानी मुर्गी होती है वो क्या करती है, डिस्को करती है। एम्फीब्लास्टुला ये तो हमने अभी अभी पढ़ा है कि एम्फीब्लास्टुला होता है वो मेंढक में पाया जाता है, ना कि रेप्टाइल्स में। तो ये यहाँ पर गलत है, तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और बताया था ना कि रेप्टाइल्स यानी सांप भी क्या करता है, डिस्को करता है। इसका मतलब ये रेप्टाइल्स में भी कौन सा ब्लास्टुला पाया जाता है, डिस्को ब्लास्टुला पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, मेंढक के परिवर्तन में गैस्ट्रुला भवन प्रक्रिया में होता है। देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ये पूछा गया है यूपी CPMT 2002 में। ये ऊपर भी अभी भी आया था थोड़ी देर पहले, रिपीट हो गया है। तो देखो इसमें एपिबोली भी होता है, एम्बोली भी होता है, एम्बोली के अंतर्गत ही इनवेजिनेशन होता है। तो यहाँ पर ये चारों ही चीज़ें होती हैं, तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, ब्लास्टोमियर में सर्म विभाजन की एक झलक सर्वप्रथम दृष्टिगोचर होती है।
तो सर्वप्रथम दृष्टिगोचर कहाँ होती है? गैस्ट्रुला में होती है। तो यहाँ पर सही आंसर गैस्ट्रुला होगा। ठीक है, तो देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट सा है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखो, परिवर्धन की किस अवस्था में भ्रूणीय कोशिकाएं गति जननिक स्तरों का निर्माण करती हैं? तो जो जननिक स्तर है उनका डेवलपमेंट कहाँ होता है? तो उनका डेवलपमेंट गैस्ट्रुला के अंतर्गत होता है। तो देखो लगभग 28 के लगभग आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए हैं। और गैस्ट्रुला में जहाँ तक क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो ब्लास्टोपोर से रिलेटेड आएगा, या फिर आर्केन्ट्रियोन से रिलेटेड आएगा, या फिर उसका एक फाइनल स्थान ग्रहण करता है, या फिर कुछ भावी मानचित्र पूछ लेगा जो ब्लास्टुला में होते हैं, और जननिक स्तर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लेगा। तो इन गैस्ट्रुला में इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमता है, आर्केन्ट्रियोन, ब्लास्टोपोर, जननिक स्तर, या फिर उसमें एक्टोडर्म का निर्माण कैसे होता है, कोई क्वेश्चन देकर के पूछ लेगा उसमें मीजोडर्म का निर्माण कैसे होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं ज़्यादा रहती है, पेपर्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तब की बता रही हूँ। ठीक है, तो आगे हम पार्थेनोजेनेसिस से कुछ क्वेश्चन आपको पार्थेनोजेनेसिस के भी करवा देंगे, लेकिन उससे पहले हम प्लेसेंटा को रीड करेंगे, क्योंकि प्लेसेंटा काफ़ी बड़ा है और वहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तीन चार क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। तो लगभग एम्ब्रियोलॉजी प्लेसेंटा कवर हो जाएगा तो कंप्लीट हो जाएगी फिर अपनी एम्ब्रियोलॉजी। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।